तो दोस्तों कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिसे सुनने के बाद लगता है कि आखिर ये खत्म क्यों हो गई, क्यों ना ये थोड़ी और बड़ी होती, क्यों ना इसमें कुछ और रहस्य होते। लेकिन दोस्तों ऐसी कहानियां बहुत ही कम सुनने मिलती हैं। तो ठीक कहानियां सुनने से पहले अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं और पहली बार ही मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया करके चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल पे कर लीजिए। साथ ही दोस्तों अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज दूं तो कहानियां सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। कहानियों के बाद मैं आप सबको वहीं मिलूंगा। तो दोस्तों बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों मेरा नाम गौरव है और मैं वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूं। दोस्तों मैं आप सभी के साथ एक कहानी शेयर करना चाहता हूं। यह घटना मेरे साथ तब हुई थी जब मैं 15 साल का था। ये बात उन दिनों की है जब हमारे स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। हमारा पूरा परिवार अक्सर मेरी नानी के घर जाता था। आपको बता दूं कि मुझे नानी के घर में जाना बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि मैं वहां दिन भर अपने भाइयों के साथ अपने खेत में खेला करता था। साथ ही आपको एक बात और बताता चलूं कि उन दिनों हमारे गांव में बिजली काफी जाती थी। तो ऐसे ही एक दिन रात में जब पूरे गांव की बिजली चली गई तो मैं और मेरे साथ 2 भाई अपने दोस्तों के साथ खेत में खेलने निकल गए। हमारे ही खेत में एक कुआं है जो कई लोगों के मुताबिक एक श्रापित कुआं है क्योंकि वहां पर एक औरत ने उसमें डूबकर अपनी जान दी थी। कई लोगों का कहना है कि उसी कुएं के पास उस औरत की आत्मा भटकती है। अब दोस्तों आप इसे हमारी नादानी कहें या बेवकूफी, क्योंकि मेरे दोस्तों ने उसी कुएं के पास खेलने का प्लान बनाया। वैसे आपको बताऊं तो मुझे उस कुएं के पास जाने में काफी डर लगता था, पर खैर हम लोग उस कुएं के पास पहुंचे। फिर हमने लुक्का छुपी खेलने का सोचा। उसी बीच मुझे ख्याल आया। मैंने ठीक कुएं के पास वाले एक पेड़ के पीछे छुपना ही ठीक समझा। मैं चुपचाप उस पेड़ के पीछे जाकर छुप गया। मैं ठीक अपने दोस्तों का इंतजार करने लगा, लेकिन उस बीच मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे किसी की निगाहें मुझे लगातार घूर रही थी। सच कहूं तो मुझे अंदर से अजीब सा ठंडा ठंडा लग रहा था, लेकिन मैं चुपचाप वहां खड़ा रहा। मुझे वहां खड़े काफी देर हो जाने के बाद भी जब वहां कोई भी मुझे ढूंढने नहीं आया तो एक पल को तो मुझे ऐसा लगा कि शायद सब मुझे छोड़कर वापस घर चले गए हैं। मैं चुपचाप सीधा अपने घर की ओर निकलने ही वाला था कि तभी मुझे ऐसा लगा कि जैसे कुएं के अंदर से कोई गुर्रा रहा हो। वो आवाज सुनकर ऐसा लगा मानो कि मेरी जान हलक में आ गई हो। दोस्तों मैं इतना डर गया था कि वहां से तुरंत भागने लगा। और तो और मेरी किस्मत इतनी खराब थी कि मैंने जैसे ही दौड़ लगाने का सोचा कि अचानक मेरे पैर किसी चीज में फंस गए और मैं वहीं गिर गया। गिरने के बाद मैं जैसे ही उठा तो ठीक मुझे पेड़ पर एक औरत दिखाई थी। वो बड़े ही अजीब तरीके से मुझे देखे जा रही थी। मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे ये मेरी अंतिम रात है। मैं इतना ज्यादा डर गया कि वहीं बेहोश होकर गिर गया। इसके बाद जब सुबह मेरी आंखें खुली तो मैंने खुद को अपने घर में पाया। उस वक्त मेरे पूरे परिवार वाले मेरे सामने बैठे थे। मैं एकदम चुपचाप था। इसके बाद परिवार वालों ने कहा कि रात में जब नाना अपने काम से घर आ रहे थे तो उन्होंने तुझे खेत में बेहोश देखा था। बस वो तुझे उठाकर जल्दी से घर ले आए। साथ ही मेरी नानी ने मुझसे पूछा कि आखिर इतनी रात को तेरे साथ ऐसा क्या हुआ, और सबसे बड़ी बात तू रात को वहां करने क्या गया था। साथियों मैं क्या बताता, क्योंकि पिछले रात वाला सीन मेरे दिमाग में इस कदर खौफ बनाया हुआ था कि मैं चाह कर भी अपनी बात उनके आगे नहीं रख पाया। मैं बस यूं ही चुपचाप रह गया। हालांकि इस घटना के बाद मैं कभी भी रात में दोबारा उस कुएं के पास तो नहीं गया, पर सच बताऊं तो आज भी उस औरत की खौफनाक हंसी और उसका उल्टा झूलना मेरे सपने में कभी कभी आ जाता है। और तो और इन सब के कारण उसी भयानक रात का वो भयानक लम्हा मेरे अंदर एक अजीब सी दस्तक दे जाता है। आशा करता हूं आपको मेरी ये कहानी जरूर पसंद आएगी। साथ ही मैं धन्यवाद करता हूं महेश भैया का। आखिरकार उन्हीं की वजह से मेरी ये कहानी आप लोगों के सामने आएगी।
तो दोस्तों देखा आपने, ये थी गौरव की कहानी। दोस्तों कहानियों में मैंने एक चीज बड़ी नोटिस करी। मैं हर बार देखता हूं कि हर कोई कहानी भेजने के बाद मुझे धन्यवाद करता है, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा धन्यवाद तो मैं कहानी भेजने वालों के साथ साथ उन सभी लोगों का करता हूं जो मेरी कहानियां या मेरी आवाज सुनते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है आपकी कहानियां सुनाने में। बाकी वो सच हो या झूठ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कई लोगों के ऐसे सवाल भी रहते हैं कि क्या ये कहानियां वाकई सच्ची हैं। बाकी दोस्तों आप सब तो हैं ही कमेंट्स में जवाब देने के लिए। फिलहाल मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की दूसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। हाय दोस्तों, मैं आप सबको अपना नाम नहीं बता सकती, बस मैं आपको इतना बताना चाहती हूं कि मैं यूपी में झांसी के पास एक शहर में रहती हूं। बस मैं ये आपको इसीलिए नहीं बताना चाहती क्योंकि ये मेरी मां के साथ घटी एक सच्ची घटना है। दोस्तों ये बात तब की है जब मेरी मां की शादी हुई थी। शादी के पहले साल ही, या यूं कहूं शादी के कुछ 1-2 महीने बाद ही, मेरी मम्मा कुछ अजीब सा बिहेव करने लगी। जैसे कि वो बेड में बैठी थी तो पूरा बेडशीट खराब कर देती। कई बार तो बहुत अजीब अजीब सी बातें करती। एक्चुअली मेरी दादी को यह समझ आ गया था कि मां के ऊपर कोई ऊपरी चक्कर है, क्योंकि कई बार मेरी दादी जब भी मेरी मां के रूम में जाती थी तो अक्सर वो साया उनको दिखता, जो कि दादी को देखकर कहीं बाहर चला जाता था। मेरी मां ने मुझे बताया था कि वो साये से बातें करती थी, यहां तक कि वो ये भी बताती थी कि कल क्या होने वाला है। और जब ये बात मम्मा घर वालों को बताती तो मेरे चाचू और पिताजी उनकी तबीयत खराब है कहकर उन्हें चुप होने को कह देते। हाँ, पर मेरी दादी को इन चीजों से डर नहीं लगता था। उन्होंने कई बार मां से पूछा कि तुम कौन हो। सामने से कोई जवाब नहीं मिलता तो एक बार मां ने कुरान शरीफ लेकर मेरी मां के सर पर रख दिया, जिसके बाद उस साया ने बताया कि उसे किसने भेजा है। साया कहता है कि उसे इसे ले जाने के लिए भेजा है, लेकिन इसका दिल बहुत साफ है, जिसे मैं चाहते हुए भी इसे ले जाना नहीं चाहता। ये सब पूछने के बाद दादी ने मम्मा को मौलाना को दिखाया। उनकी झाड़ फूंक के बाद मम्मा अल्लाह का शुक्र अदा करती है, और सच कहूं तो उन सब चीजों की वजह से ही मेरी मम्मा बिल्कुल ठीक है। लेकिन दोस्तों ये तो मेरी मां की कहानी थी, लेकिन मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ 1-2 बार हुआ है, जिसके बाद मैं तो ये मानती हूं कि इस दुनिया में हमारे सिवा साए वगैरह भी हैं। आपको बता दूं कि मुझे हॉरर स्टोरी सुनना और मूवीज देखना बेहद पसंद है। मुझे इन सब में बहुत इंटरेस्ट है। तो ठीक ऐसे ही एक रात को मैं अपने रूम में अकेले लेटी हुई हॉरर स्टोरी सुन रही थी। सुनते सुनते अचानक मुझे बहुत तेज आवाज आई, वो भी हमारे घर के स्टोर रूम से, जो मेरे रूम के ठीक पीछे है। आपको बता दूं कि वो आवाज ऐसी थी कि जैसे कई सारी कांच की प्लेटों को नीचे गिरा दिया हो। सच कहूं तो मैं उस टाइम बिल्कुल होश में थी, मतलब मैं नींद में तो बिल्कुल ही नहीं थी। मैं आपको यकीन से कह सकती हूं कि वो आवाज मेरा कोई वहम नहीं था, लेकिन मैंने वो बात इग्नोर कर दी, ये सोचकर कि शायद मेरी मम्मा कुछ काम कर रही होगी जिसकी वजह से वो प्लेट नीचे गिर गई होगी। मैंने ज्यादा ध्यान न देते हुए चुपचाप सोना ही ठीक समझा। इसके अगले दिन जब मैंने ये बात अपनी मम्मा से पूछी कि रात को आपसे प्लेट गिरी थी क्या, मां ने मेरी बात सुनकर कहा कि मैं रात को प्लेट क्यों गिराऊंगी। दोस्तों ये बात सुनकर मैं बहुत शॉक हो गई। आखिरकार फिर वो आवाज कैसी थी। मैंने मम्मा को पूरी बात बताई तो मां ने मुझसे कहा कि इतनी रात को मत जागा करो, और तो और घर में इधर उधर भी मत घुमा करो। दोस्तों मुझे ये तो समझ आ गया था कि मम्मा मुझे कुछ तो नहीं बता रही है, भले ही वो मुझे रात में घूमने और टाइम पर सोने को क्यों कह रही है। बाकी दोस्तों मुझे ये सब कुछ बिल्कुल समझ नहीं आया। शायद हो सके तो आपको इस बारे में पता होगा तो प्लीज मुझे बताइएगा। मुझे ये बिल्कुल नहीं पता कि आप लोग इस बात पर कितना यकीन करेंगे, लेकिन मेरी ये दोनों कहानी एकदम सच्ची है। साथ ही मैं थैंक्स भी करना चाहती हूं कि महेश सर इस कहानी को अपनी आवाज जरूर देंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों देखा आपने, इन्होंने कहानी में अपना नाम तो नहीं बताया, लेकिन आखिरी में धन्यवाद जरूर करा, जैसा कि इस बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। खैर
आपको इनकी कहानी में कुछ कहना हो या इन्हें कुछ बताना हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की तीसरी और एक ऐसी कहानी की तरफ जो कि शायद पूरी नहीं है। दरअसल दोस्तों, ये कहानी दिनेश चौधरी की है जो कि हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। ये एक आर्मी में है। इन्हें जितना समय मिल पाया इन्होंने अपनी कहानी को शेयर किया। बाकी मैं उम्मीद करूंगा कि दिनेश जी इसके आगे का किस्सा जल्द ही हम तक पहुंचाए। मैं इस कहानी और उनकी आगे की कहानी दोनों कंबाइन करके आपको फिर सुनाऊंगा। खैर, अभी इनकी कहानी सुनते हैं। दोस्तों, बात 2009 की है। मेरी फर्स्ट पोस्टिंग जो कि श्रीनगर में थी। वैसे आज भी मैं श्रीनगर में ही पोस्टेड हूं। खैर, मेरी ट्रेनिंग के बाद मैं श्रीनगर गया। मेरे लिए एकदम सब कुछ नया था। इंटरव्यू के बाद मुझे क्विक एक्शन टीम में रखा गया। एक ऐसी टीम होती है जिस टीम को इमरजेंसी में जल्दी से जल्दी एक्शन लेना होता है। पर खैर, 2 हफ्ते तक कुछ खास नहीं हुआ। हम शाम के 6 बजे ड्यूटी जाते और रात में 11 बजे तक कैंप में वापस आ जाते। एक दिन यही कोई 7 या 8 बजे का समय था। हमारे कमांडर को एक कॉल आया। उसके बाद हमने विदिन 10 मिनट में तैयार हो वेपन और सेफ्टी इक्विपमेंट लेकर निकलना पड़ा। वैसे आपको बता दूं कि हमारे पास आर्मी के कुछ स्पेशल व्हीकल्स हैं जो कि बिल्कुल बुलेट प्रूफ हैं। हम ठीक उसी में बैठकर निकल गए क्योंकि इंफॉर्मेशन जो मिली थी, वैसे इंफॉर्मेशन ये थी कि श्रीनगर में एक एरिया था बर्बर शाह, वहां कुछ मिलिटेंट छिपे थे। उस वक्त हम पूरे एरिया में ड्यूटी पर थे, लेकिन हमारी एक टीम थी जिसमें हम 5 लोग थे। हमें जो एरिया मिला था वो एक ब्रिज टाइप का था। उस ब्रिज का नाम गांव कदल है। हम ठीक उस पर ड्यूटी कर रहे थे। रात के 3-4 बज गए होंगे। हम सब टर्न वाइज ड्यूटी कर रहे थे, मतलब एक पर्सन व्हीकल के बाहर रहता था तकरीबन 1 घंटे तक। मेरी ड्यूटी 12 से 1 थी। फिर इसके बाद मेरे सीनियर की बारी आई। मेरे सीनियर का नाम महेश नेगी था। उस वक्त वो ड्यूटी दे रहा था। ड्यूटी करते वक्त अचानक हमें उसकी आवाज आई कि ए, कौन है वहां। हम सब एकदम से अलर्ट हो गए। तभी दूसरे सीनियर ने आवाज दी, महेश ठीक हो आप। महेश सर ने कहा कि शायद ब्रिज की दूसरी ओर कोई तो है। इसके बाद हम भी बाहर आ गए। उस वक्त लाइट कम होने के कारण हमें कुछ साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन महेश सर बार बार बोलते रहे कि वहां पक्का कोई है। इसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। जब हम ठीक उस जगह पर पहुंचे तो उस वक्त वहां कोई नहीं था। बस यहां तक इतना ही था। इसके बाद हम लौटकर वापस अपनी गाड़ी के पास आ गए। सुबह 3 बजे ड्यूटी और सर्च ऑपरेशन क्लोज हो गया। फिर हम कैंप में वापस आ गए। सब के सब एकदम थक चुके थे, बस इसीलिए जाते ही सो गए। लेकिन एक बात थी कि महेश सर नहीं सोए थे। वो बार बार एक बात बोल रहे थे कि मैंने देखा था वहां कोई लेडी थी। मैंने कहा, सो जाओ महेश सर, शायद आपका ध्यान भटक गया होगा, आपका वहम होगा। अगर ऐसा नहीं है तो जब हम पास गए तो वो लेडी कहाँ चली गई? अगर वो भागती तो दिखाई तो देती। खैर, इसके बाद वो भी सो गए। सुबह हुई। जब हम सब उठे तो हमने पाया कि महेश सर हमसे पहले ही उठकर बैठे थे। साथ ही मेरे एक सीनियर ने सर से पूछा कि क्या बात हुई महेश, तू रात को सोया नहीं क्या? महेश सर ने बस ये कहा कि पूरी रात नींद में भी मुझे वो परछाई दिखती रही। जैसे ही नींद लगने वाली होती तो ऐसा लग रहा था कि वो मेरे पास आकर मेरा गला दबा रही है। सबने मिलकर कहा कि कभी कभी ऐसा लगता है। चलो कोई बात नहीं। दोस्तों, इसके बाद पूरा दिन निकल गया और रात होते ही हम दोबारा ड्यूटी पर गए। पर इस रात कुछ खास नहीं था, तो सब के सब ड्यूटी से रात के 11 बजे वापस आ गए। सब के सब अपने बेड पर लेटे हुए थे कि अचानक महेश सर बाहर से आए और जोर जोर से सांस लेने लगे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत तेजी से दौड़ लगाकर आए हो। लेकिन इस समय कौन दौड़ेगा? हम सब ने पूछा कि क्या हुआ, सब ठीक है? महेश सर बिल्कुल चुपचाप थे। वो बस हाँफ रहे थे। कुछ समय बाद उन्होंने थोड़ा पानी पिया और फिर बोलने लगे कि दोस्तों, मैंने आज भी उस परछाई को देखा। वो बताने लगे कि मैं वॉशरूम करने जा रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई औरत
वॉशरूम में गई हो। उस वक्त मैं थोड़ा दूर था, इसीलिए सही से देख नहीं पाया। मैंने सोचा कि जाकर देखता हूं कि इतनी रात को कौन हो सकता है, लेकिन जब मैं उस टॉयलेट के पास गया और नॉक किया तो कोई जवाब नहीं मिला। फिर जब मैंने बाथरूम का दरवाजा खोला तो अंदर कोई नहीं था। मुझे लगा मेरा वहम होगा। मैंने दरवाजा बंद कर दिया और वापस आने लगा। उसी बीच किसी ने डोर पर नॉक किया। मैं सोच में पड़ गया कि यहां तो कोई नहीं था, तो फिर ये नॉक किसने किया होगा। हिम्मत करके जब मैंने दोबारा दरवाजा खोला तो मुझे एक लेडी दिखाई दी। उसकी आंखों से खून आ रहा था। उसने व्हाइट कलर की फुल ड्रेस, जैसे कोई मुस्लिम लेडी हो, क्योंकि चेहरा नहीं दिखा, शायद बुर्खा पहने हुई थी, कुछ वैसा ही था। बस यही सब देखकर मैं जोर से भागकर यहां आ गया। दोस्तों, इसके बाद हम सबको ऐसा लगा कि जैसे उस रात के बाद महेश सर ज्यादा ही डिप्रेशन में आ गए थे। पर यह सब कुछ यही नहीं रुका था। ठीक 2 दिन के बाद सर की नाइट ड्यूटी थी, लेट नाइट, वो भी मोर्चे में। मोर्चे का मतलब ऐसा रूम जहां से कैंप का सब कुछ एकदम साफ साफ दिखता हो। लेकिन दोस्तों, जब वो रात की ड्यूटी दे रहे थे कि अचानक उन्हें वही लेडी दिखाई दी। यकीन मानिए, उन्होंने उस पर फायर कर दिया। गोली की आवाज सुनकर सभी मोर्चे के पास पहुंच गए। जब सबने देखा तो वो नीचे जमीन पर बैठे थे। हम उन्हें उठाकर रूम में ले गए और पूछने लगे कि क्या हुआ। लेकिन दोस्तों, उन्होंने कुछ बताया नहीं, बस इतना ही कहा। हम सबने उन्हें वापस सुला दिया। इसके बाद जब सुबह हुई तो उन्होंने बताया कि कल रात फिर से उन्होंने उसी औरत को देखा। सच कहूं तो अब सब लोगों को उनकी बातों पर भरोसा होने लगा था। उसी बीच हमारी यूनिट से मध्य प्रदेश उज्जैन में महाकुंभ का मेला लगा था। तो ठीक हम सभी को मेले के लिए जाने का ऑर्डर मिला था। हमारी पूरी टीम अगले दिन उज्जैन के लिए निकल पड़ी। पूरे रास्ते महेश सर चुपचाप बैठे रहे। लेकिन इसके आगे की कहानी अभी बाकी है। दोस्तों, आगे क्या हुआ होगा मुझे नहीं पता, लेकिन सच कहूं तो कहानी की शुरुआत से अब तक मुझे इस कहानी से ऐसे बांध के रख दिया है कि यकीन मानिए, मेरा मन भी खुद जानने को हो रहा है कि आगे आखिर क्या हुआ होगा। बाकी दोस्तों, शायद ऐसा पहली बार कहानी में हुआ हो कि मेरे पास पूरी कहानी ना हो। आप इसे पार्ट 1 भी नहीं कह सकते, क्योंकि कहानी का एक भी अंत अभी तक हुआ नहीं है। बाकी दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि आप कमेंट्स में जरूर कहें दिनेश जी को पूरा किस्सा सुनाने के लिए। मैं कोशिश करूंगा कि अगले ही हफ्ते इनकी इस कहानी को इससे कंबाइन करके आपको पूरी एक कहानी सुनाऊं। तब तक मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की चौथी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम आर्यन है। मैं उत्तराखंड के जिला टिहरी गढ़वाल से हूं। वैसे मेरे साथ कभी ऐसी भूतिया घटना नहीं घटी, इसीलिए मैं अपने रिलेटिव्स की कहानी महेश सर के द्वारा आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो ठीक आज की ये घटना मेरे ताऊजी के लड़के के साथ घटी थी, जब वो 21 साल का था। उस वक्त वो हरिद्वार रहते थे। वो ठीक एक दिन गांव जा रहे थे। पूरा सफर सही चल रहा था, लेकिन अचानक ही पता चला कि सड़क के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पत्थर गिरा हुआ है और गांव बस 2 किलोमीटर की दूरी पर ही था। मेरे भाई ने सोचा कि पैदल चलकर ही जाते हैं, तो ठीक धीरे धीरे वो रास्ते पर पैदल चलने लगे। उन्होंने समय देखा कि 7:30 बज चुके थे। बाकी आपको तो पता ही होगा कि पहाड़ों के रास्ते कितने सुनसान होते हैं। अगल बगल में पेड़ पौधे घास होती है, जो कि दिन में जितना सुंदर लगती है उतनी ही रात में डरावनी महसूस होती है। चलते चलते थोड़ी दूर जाकर भाई ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी सड़क के किनारे आग सेक रहा था। भाई को लगा कि शायद गांव का ही आदमी होगा। उसने सर पर टोपी और बदन पर एक लंबा सा कोट पहना था। उसका चेहरा कुछ खास ढंग से नहीं दिख रहा था। मेरे भाई ने उसे इग्नोर किया और अपना फोन चलाते चलाते आगे बढ़ गया। दोस्तों, उसने जैसे ही उस बूढ़े आदमी को पार किया और कुछ ही दूर आगे गया होगा कि तभी उस आदमी ने पीछे से कहा कि बेटे, ठंड लग रही होगी, आओ आग सेक लो। मेरे भाई को ये नॉर्मल लगा। उसने पीछे मुड़कर कहा कि नहीं चाचा जी, मुझे अभी घर जाना है, वैसे ही बहुत देर हो चुकी है। इसके बाद उस आदमी ने कुछ नहीं कहा। भाई भी फिर से घर की तरफ चलने लगा। लेकिन
अब उस आदमी ने दोबारा कहा कि बेटा मेरे साथ चलो, मैं शॉर्टकट से तुम्हें घर पहुंचा दूंगा। दोस्तों, इसके बाद मेरा भाई वहां रुक गया और उस आदमी से बात करने लगा। उसने कहा कि चाचा जी, जहां तक मैं जानता हूं तो मेरे गांव जाने का सिर्फ यही एक रास्ता है, और वैसे भी मैं यहां पहली बार तो नहीं जा रहा। दोस्तों, इसके बाद वो आदमी खड़ा हुआ तो वो बहुत ही ज्यादा लंबा था। उसने कहा कि अरे बेटा, मैं तुम्हें उड़ा के ले जाऊंगा। माहौल एकदम बदल चुका था। अब तो मेरा भाई भी डर गया था, लेकिन वो वहां से भागा नहीं, क्योंकि वो आदमी मेरे भाई की तरफ ही बढ़ रहा था। जब भाई ने उसका चेहरा देखा तो वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं लग रहा था। उस आदमी ने ठीक मेरे भाई को कहा कि तुम मुझे अच्छे इंसान लगते हो, जाओ अपने घर जाओ, लेकिन इस बार पीछे मुड़कर मत देखना। दोस्तों, मेरा भाई भागने लगा। फिर तो वो घर जाकर ही रुका। उसने ये बात सबसे पहले मेरी दादी जी को बताई। मेरी दादी बुरी तरह डर चुकी थी। उन्होंने अगले दिन पंडित जी को घर पर बुलाया। पंडित जी ने कहा कि उस आत्मा ने आपके लड़के को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन आप उस जगह पर जहां वो आदमी इसे दिखाई दिया वहां कुछ खाने का सामान जरूर रखाना। दोस्तों, भले ही उस आत्मा ने मेरे भाई को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन सच कहूं तो मेरा भाई आज भी ये याद करके बहुत ज्यादा डर जाता है। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी आर्यन की कहानी, जो कि टिहरी गढ़वाल से है। कहानी तो इनकी भी लाजवाब थी। बस अब आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। बाकी मैं ले चलता हूं आपको आज के 2 छोटे और आखिरी किस्सों की तरफ। आइए सुनते हैं पहला किस्सा। ये बात जब की है जब मैं 2nd या 3rd क्लास में थी। एक दिन शाम के समय, यही कोई 6 या 7 बजे के करीब, मैं अपनी मां से नाराज हो गई। मैंने उनसे थोड़ी सी बात करी और मैं चुपचाप सो गई। इसके बाद पता नहीं किसने मुझे रूम में लेटा दिया। जब आधी रात को मेरी आंखें खोली तो मैं विंडो की साइड सो रही थी। मेरी नजरें एकदम विंडो के सामने सीधा टैंकी पर पड़ी। जब मैंने वहां देखा तो वहां पर मैंने एक काली परछाई, या फिर यूं कह लो कि काला इंसान, बस इसी तरह का कुछ दिखाई दिया। सच कहूं तो मैं एकदम से डर गई। मैं चुपचाप दोबारा सो गई। मैं इतनी डर चुकी थी कि मैं कुछ भी नहीं कह पाई। अगले दिन जब मैं उठी तो मैंने किसी से भी इस बारे में बात नहीं की। लेकिन दोस्तों, मुझे पता नहीं कि आखिर वो क्या था, पर वो जो कुछ भी था बहुत डरावना। हाय सर, गुवाहाटी से बोल रहा हूं। मेरा नाम सलीम अली है। मैं सबको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। एक दिन की बात है, हमने यहां मछली फार्मिंग के लिए एक तालाब लिया हुआ था, जो कि हमारे मामा का ही था। वो एकदम 5 एकड़ में फैला हुआ था। मामा ने एक चौकीदार भी रखा हुआ था। एक रात उसने न जाने पीपल के पेड़ के नीचे ऐसा क्या देखा कि वहां से भागते हुए मेरे दोस्त के घर जाकर रुका। वो उस वक्त बहुत ज्यादा डरा हुआ था। बोल रहा था कि वहां पर कुछ है, मुझे वहां पर नहीं रहना। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, मतलब कुछ तो है। बाकी दोस्तों, ये चीजें मैंने भी नोटिस की कि मैं जब भी वहां पर जाता हूं तो एक अजीब सी फीलिंग लगती है, बेचैनी सी होने लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने मेरे शरीर में मिर्ची लगा दी हो। मैंने भी चौकीदार की तरह कई बार मेरे भैया को बोला है कि वहां कुछ ना कुछ तो है। 1987 के समय वहां पर कोई नहीं जाता था। लोगों को इतना डर लगता था कि मेरे नाना ने बताया वहां पर तो लोग दिन में भी नहीं जाते। न जाने ऐसी कौन सी वाइब्स है, कोई भी वहां जाना ही नहीं चाहता। तो ऐसे में कोई इंसान तो क्या ही रहेगा। आइए दोस्तों, जाते जाते एक किस्सा और ही सुनाते हुए चलता हूं। जाते जाते एक छोटा सा किस्सा और सुनाए दिए चलता हूं। दोस्तों, ये कहानी रणवीर सिंह ने भेजी है। वो कहते हैं कि मैं रामजीपुर गांव से हूं। दोस्तों, मेरे घर के पास एक पार्क है। कहते हैं कि उसमें एक पेड़ है। लोगों का कहना है कि उसमें कोई आत्मा रहती है। एक दिन मैं ऐसे ही जा रहा था, ठीक उस पार्क के अंदर। उसी बीच मैं वहां काफी घूमा और जब जाने लगा तो मुझे पीछे से आवाज आई कि ए रणवीर। दोस्तों, मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा,
मैं भाग के अपने घर पर आ गया। मैंने जैसे ही ये बात अपने घर पर बताई तो घर वालों ने मुझे बहुत डांटा, और तो और इसके बाद वो मुझे किसी बाबा के पास भी लेकर गए, और उसके बाद से अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थे हमारे 3 किस्से और कुछ अच्छी कहानियां। बाकी दोस्तों, उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानियां जरा भी पसंद आई हो तो कहानियों को लाइक, शेयर और कमेंट तो जरूर कीजिएगा। बाकी जल्द ही मिलता रहूंगा आपसे इसी तरह की रोमांच भरी रहस्यमयी कहानियों के साथ। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूं, बाय बाय।